फिल्म की शुरुआत में रूम नंबर 203 दिखाया जाता है, जिसकी दीवार पर एक लड़का पेंट कर रहा था और वहां एक दीवार पर एक होल था। इस लड़के ने इस होल को कई बार भरा, मगर ये होल फिर से हो जाता था। बिल्डिंग का केयरटेकर उसे बताता है, ये होल जिंदा है, इसमें भूखी आत्माएं हैं और तुम इस होल को नहीं भर सकते। लड़के को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और फिर केयरटेकर के जाते ही वो लड़का उस होल के अंदर अपना हाथ डाल देता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। जब वो अपना हाथ बाहर खींचता है, उसके हाथ के साथ एक लॉकेट बाहर आता है। फिर वो उस लॉकेट को उठा लेता है। रात को उस लड़के की गर्लफ्रेंड उसके रूम में आती है, जिसे वो अपनी खिड़की पर बनी हुई पेंटिंग दिखाता है और फिर वो होल से मिला लॉकेट उसे पहना देता है। इस लॉकेट के पहनने के कुछ ही देर बाद ऐसा लगता है जैसे इस लड़की को किसी ने अपने वश में कर लिया हो और फिर वो खुदकुशी कर लेती है। कुछ दिनों बाद हमें किम नाम की एक और लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी दोस्त इजी के साथ इसी रूम नंबर 203 को किराए पर लेती है। बिल्डिंग का ओनर इन दोनों को रूम नंबर 203 तक ले जाता है और इनके सामने जो पेंटिंग थी ये इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसे छूना चाहते थे। तभी ओनर वहां आकर कहता है कि आप इस पेंटिंग को नहीं छू सकते और साथ ही इस बिल्डिंग के बेसमेंट में जाना सख्त मना है। किम भी उस होल को नोटिस कर लेती है और उसे ढकने के लिए वो उसके ऊपर शीशा लगा देती है, मगर उसके मुड़ते ही वो शीशा हिल जाता है, जैसे अंदर से किसी ने उसे हिलाया हो। इसके बाद वो अपनी दोस्त इजी के कमरे में जाती है, जहां ये दोनों रात भर पार्टी करके साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह किम जब अपने कमरे में आती है, वो देखती है कि वो होल पहले से भी बड़ा हो चुका है। वो इजी को अपने रूम में बुलाकर उसे भी वो होल दिखाती है। इजी उस होल में अपना हाथ डाल देती है और ऐसा लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, मगर इजी तो बस नाटक कर रही थी। लेकिन जब वो हाथ बाहर निकालती है, उसके हाथ में एक लॉकेट भी होता है, जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसे पहनकर उस लड़की ने खुदकुशी की थी। इजी को ये लॉकेट बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए वो उसे पहन लेती है। फिर रात को इजी का एक फ्रेंड इनके घर पर आता है, जिसके साथ इजी इंटीमेट होती है और बहुत ज्यादा शराब पीकर वो सो जाती है। उसका वो दोस्त विंडो के पास जाता है, जहाँ वो पेंटिंग बनी थी। जब वो उसे देख रहा था, उसे लगता है कि कोई उसके पीछे से निकला। इसके बाद जब वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ कोई उसे मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। अगली सुबह किम इजी के कमरे में आकर पूछती है, तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? वो बोलती है, शायद मेरे उठने से पहले ही वो चला गया। दरअसल इन दोनों को पता ही नहीं था कि वो मारा जा चुका है। किम को कॉलेज में एक जरूरी काम होता है, मगर जब तक वो कॉलेज पहुंचती है, वहाँ डिपार्टमेंट बंद हो चुका था। तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो किम को कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। किम उसे बताती है, मैं अपनी दोस्त इजी की जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखना चाहती हूँ, जो कि मेरे साथ मेरे ही फ्लैट में रहती है। हाल ही में उसने अपनी मॉम को खोया है और इसके बाद वो बहुत शराब पीने लगी है और इसी किताब के रिगार्डिंग मैं अपने प्रोफेसर से बात करना चाहती थी। इन दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती हैं और ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद किम घर पर आती है और एक बार फिर से वो उस पेंटिंग को देखती रहती है। उसे अपने रूम में एक म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है, जो ना तो किम का था ना ही उसकी दोस्त इजी का, और फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात को अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो दीवार पर बने होल को देखने लगती है। उसके अंदर देखने से उसे ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई है। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आने लगती है और दरवाजे के पीछे थी इजी। दरअसल उसे नींद में चलने की आदत है, इसलिए किम उसे अपने ही साथ सुला लेती है। अगली सुबह जब इजी नॉर्मल होती है, तब किम उसे उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वो कॉलेज में मिली थी। और फिर किम वीडियो कॉल पर अपने प्रोफेसर से पूछती है, मैं अपनी एक दोस्त की जिंदगी पर एक किताब लिख रही हूँ, क्या ऐसा करना सही है? प्रोफेसर कहता है, अगर उसने तुम्हें परमिशन दी है तो तुम लिख सकती हो। अब यहाँ पर इजी आ जाती है और उसने वही लॉकेट पहना था जो उन्हें होल से मिला था। इजी काफी खुश थी क्योंकि आज उसे एक ऑडिशन पर जाना था। इजी के जाने के बाद किम अपने उस कॉलेज वाले दोस्त के पास जाती है और ये दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर शाम को वो किम को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। किम जब बिल्डिंग में एंटर करती है, वहाँ का ओनर उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखता है। किम उसे इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो अपने मॉम डैड को कॉल करती है, लेकिन वो लोग इसकी कॉल पिक नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किम उनसे दूर जाकर रहे। जब किम दूसरे रूम में जाती है, वहाँ का मिरर अपने आप टूट जाता है, जिसे उसने उस होल के ऊपर लगाया था। और फिर उसे इजी की आवाज आती है, जो कॉल पर अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी। आज फिर आधी रात एक आवाज से किम की आंख खुल जाती है और जब वो बाहर आकर देखती है, उसे पता चलता है कि इजी नींद में बेसमेंट की तरफ जा रही है। किम उसका पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंचती है, जहां उसे इजी कहीं दिखाई नहीं देती, मगर फिर कहीं से इजी उसके सामने आ जाती है और उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स होता है जो इन्हें अपने रूम में मिला था। फिर वो इजी को नींद से जगाकर उसे गले लगाकर कहती है, तुम्हें शराब पीना बंद करना होगा, ये सब कुछ शराब पीने
से ही हो रहा है। इजी को भी गिल्ट होता है और वो कहती है मैं अब से शराब कभी नहीं पीऊंगी। अगले दिन किम अपने कॉलेज के दोस्त को सारी बात बताती है। वो कहता है हमें नीचे बेसमेंट में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ ऐसी क्या चीज है जो इजी अपने आप वहाँ तक खींची चली गई। और फिर ये दोनों किम के फ्लैट पर आते हैं। अपने फ्लैट में ये लोग देखते हैं कि बिल्डिंग का ओनर उस पेंटिंग की सफाई कर रहा है जिसे छूने से इसने साफ मना किया था। फिर वो किम को कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बेसमेंट में नहीं जाना, और फिर भी कल रात तुम अपनी दोस्त के साथ बेसमेंट में गई थी। फिर वो उन्हें वार्निंग देता है, कहता है दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब किम का जो दोस्त उसके साथ आया था वो पेंटिंग को बड़ी बारीकी से देखने लगता है। उसमें उसे कुछ अजीब सा लिखा हुआ दिखता है, साथ ही कुछ अजीब से सिंबल्स भी दिखते हैं। इसलिए वो उस पेंटिंग की कई सारी फोटोज क्लिक कर लेता है और साथ ही उस म्यूजिक बॉक्स और दीवार पर हुए उस होल की भी फोटोज क्लिक करता है। और फिर वो इन फोटोज को इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है खिड़की पर बनी उस पेंटिंग में हजारों साल पुरानी भाषा का यूज किया गया है। बाकी की फोटोज से उन्हें पता चलता है कि फ्लैट नंबर 203 में पहले भी कई लोग आकर रह चुके हैं जो कहाँ गायब हुए कुछ पता नहीं चला। फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आकर सो जाते हैं। अगली सुबह किम एक आदमी के घर जाती है जो कभी उसी बिल्डिंग में रहा करता था जिसमें ये लोग रहते हैं। फिर वो उससे फ्लैट नंबर 203 के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है वहाँ पहले एक फैमिली रहा करती थी जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो आदमी अपनी पत्नी को नीचे बेसमेंट में ले गया और उसने खुद ही अपनी पत्नी की डिलीवरी की जिसमें उस औरत की जान चली गई और उस आदमी ने खुदकुशी कर ली। मगर उस बच्चे का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता और इस बिल्डिंग में रह रहे सभी लोग मरने लगे थे, इसलिए मैं वो छोड़ आया। इसके बाद किम वापस अपनी बिल्डिंग में आती है। जब वो अपने फ्लैट में पहुंचती है वो देखती है कि उसकी दोस्त अभी भी शराब पी रही थी। किम कहती है तुमने वादा किया था कि तुम अब शराब नहीं पियोगी। इजी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी पर किताब लिखने की, वो भी बिना मेरी परमिशन के। तुम बस मेरी दोस्ती का फायदा उठा रही हो। किम रोते हुए उससे माफी मांग रही थी मगर इजी उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ किम का दोस्त दिखाया जाता है जो एक चर्च में जाके देखता है कि वहाँ किम के रूम जैसी हूबहू पेंटिंग है, उस पर उल्टा क्रॉस का निशान भी होता है। गूगल पर सर्च करके उसे पता चलता है कि ये पेंटिंग मोरिग्यू की है जो पहले एक गॉडेस थी मगर अब एक डीमन है। वो इंसानों की आत्माओं को खाती है, वही उसका खाना है। सारी बातें जानने के बाद वह किम को कॉल करता है लेकिन किम उसका कॉल रिसीव नहीं करती। फिर वो किम को वॉइस नोट भेजकर सब बता देता है। दूसरी तरफ किम दिखाई जाती है जो बहुत परेशान थी और परेशान होकर वो दीवार के उस होल को तोड़ने लगती है। उसके अंदर से एक हाथ निकलकर गिरता है और अगले ही पल बिल्डिंग का ओनर उसके पीछे से आकर उसे पकड़कर बेहोश करके अपने फ्लैट में ले जाता है। उसे अपने मॉम डैड की फोटो को दिखाकर बताता है दीवार के अंदर जो डीमन रहती है मेरे माता पिता उसी के पास हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कई साल पहले जो वो बच्चा गायब हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि बिल्डिंग का ओनर है। इसके बाद वो ये बताता है कि आज से कई साल पहले मेरे माता पिता ने उस डीमन को गलती से हमारी दुनिया में बुला लिया और रूम में बनी वो पेंटिंग के जरिए ही वो इस दुनिया में आई है और दीवार के उस होल से वो दूसरों की आत्माओं को अपना खाना बनाती है। इसलिए मैं यहाँ पर नए नए लोगों को लाता रहता हूँ ताकि उसको खाना मिलता रहे और वो शांत रहे। अब तुम उसका खाना बनोगी। इसके बाद वो किम पर हमला करने ही वाला होता है कि किम उसे धक्का मारकर वहाँ से निकल जाती है। तभी उसका दोस्त भी बिल्डिंग में आ जाता है। वो किम को ढूंढते हुए उसके फ्लैट में जाता है जहाँ पर डीमन ने इजी को अपने कब्जे में ले लिया था। वो उसे अपनी तरफ रिझाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब किम फ्लैट पर आती है उसे वहाँ अपने दोस्त की लाश मिलती है मगर इजी पूरे फ्लैट में कहीं नहीं थी, जिससे वो समझ जाती है कि इजी बेसमेंट में है। उसे ढूंढने के लिए किम नीचे बेसमेंट में जाती है और वो ओनर किम का पीछा करता हुआ वहीं पहुंच जाता है। ओनर अपनी गन से किम को मारने ही वाला होता है। तभी उस ओनर के पिता की आत्मा जो सबसे पहले इस डीमन का शिकार बना था इस ओनर के अंदर घुसकर उससे खुदकुशी करवा देता है। उसके पिता की आत्मा को पता था कि उसका बेटा कई सालों से इस डीमन के चक्कर में बहुत पाप कर रहा है, इसलिए उसने अपने बेटे को मारकर आजाद कर दिया। किम अब अपनी दोस्त को फिर से ढूंढने लगती है और जैसे ही उसे इजी मिलती है वो उसे कहती है तुम्हें अपने गले के इस लॉकेट को उतारना होगा। मगर इजी को तो डीमन ने पोजेस किया हुआ था। जैसे तैसे करके किम इजी के गले से लॉकेट को निकाल देती है। लॉकेट निकलते ही इजी होश में आ जाती है। फिर ये दोनों अपने फ्लैट नंबर 203 में जाते हैं जहाँ पर किम उस खिड़की पर बनी पेंटिंग को तोड़ देती है। तभी किम को एक जोरदार धक्का लगता है। इन दोनों को लगता है कि इन्होंने डीमन के आने जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद रेस्क्यू टीम यहाँ पर आती है जो इन दोनों को अपने साथ ले जाती है
है। तभी कांच के पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी एक साया था, यानी कि डीमन अभी भी यही है। दोस्तों, आपको फिल्म का नरेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।